नमस्कार साथियों, हिंदी वर्सिटी के YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। साथियों, यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में हम आपको उन टॉपिक्स के बारे में क्विक रिव्यू से पढ़ा रहे हैं जिनमें आप अपने मार्क्स आसानी से सुरक्षित कर सकते हैं। और साथियों, आज का टॉपिक है हमारा गद्यांश। साथियों, गद्यांश को हम कई बार हल्के में ले लेते हैं। हमें लगता है कि ठीक है, पढ़ना ही तो है, उसके जवाब देने हैं, और हम अपनी तैयारी में उसके लिए कोई योजना शामिल नहीं करते हैं। लेकिन साथियों, मैं आपको बता रहा हूं कि ये 5 प्रश्न यानी 10 अंक बहुत डिसाइडेड होते हैं, और कई बार तो ये 6 प्रश्न होते हैं। 2017 के जनवरी के पेपर में गद्यांश में आपको जो पिछले साल का मैंने लिया है उसमें है 6 प्रश्न पूछे गए एक ही गद्यांश से। तो साथियों, आज मैं आपको थोड़ा सा सतर्क भी करूंगा और एक जो मेरी अपनी रणनीति थी नेट में सफलता प्राप्त करने के दौरान गद्यांश को हल करने की, क्योंकि देखिए, पहले पेपर में एक गद्यांश आता है, लेकिन आपके दूसरे पेपर में 1 से 2 गद्यांश आते ही हैं। जैसे मेरा जो मास कम्युनिकेशन का पेपर है उसमें 2 गद्यांश सेकंड पेपर में है और फर्स्ट पेपर में 1 गद्यांश तो है ही है। तो साथियों, इसको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि ये 10 अंक हैं और 2 गद्यांश अगर आए तो 10-10 20, तो कुल मिला के 30 अंक आपके नेट में सिर्फ गद्यांश से हैं, फर्स्ट और सेकंड पेपर अगर मिला लिया जाए। तो इसको कुछ अलग से नहीं करना है, लेकिन डेली की तैयारी में आपको कुछ प्रैक्टिस शामिल करनी है जो मैं आपको बताऊंगा। उनके जरिए आप गद्यांश को बहुत आसानी से और सटीक रूप से सही उत्तर लगाकर आप ठीक कर सकते हैं और अपने नंबर सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आइए चलिए साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले साथियों समझिए, मैं हमेशा बोलता हूं कि यूजीसी बहुत व्यवहारिक परीक्षा है। आप इस उम्र तक आ गए हैं कि आपको यह समझना है कि कोई भी परीक्षा में जो सवाल पूछा जा रहा है उससे आपको क्या उम्मीदें हैं। तो यूजीसी जो परीक्षा है उसके क्या उद्देश्य हैं? मोटे मोटे 2 उद्देश्य हैं। पहला तो उद्देश्य है कि शोध कार्य को बढ़ावा देना, यानी अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, एमए के बाद, तो आप रिसर्च को कंटिन्यू कर पाएं, और उसके लिए छात्रवृत्ति, ये नेट हो जाएगा आपका, नेट जेआरएफ के लिए। और दूसरा, विश्वविद्यालयों कॉलेजों में शिक्षकों की पात्रता मानदंड को तय करना कि अगर आप नेट हो गए तो आप शिक्षक बनकर पढ़ा सकते हैं। साथियों, इसीलिए अगर इस लेवल तक आपको पहुंचना है तो गद्यांश देने का उद्देश्य क्या है इस संदर्भ में समझिए। एक उद्देश्य है कि विस्तृत लेखों को संक्षिप्त और सटीक समझ सकें आप, क्योंकि लंबे लंबे लेख हैं। तो यूजीसी ये उम्मीद करता है कि रिसर्च के दौरान आपको लिटरेचर रिव्यू में बड़ा लंबा लंबा आपको पढ़ना पड़ेगा, कई किताबें पढ़नी पड़ेंगी। तो उन लंबे लंबे लेखों को, उन बड़ी बड़ी किताबों को आप संक्षिप्त रूप में यानी शॉर्ट में कैसे लिख सकें, लेकिन शॉर्ट में लिखते समय सटीकता कैसे बनी रहे, यानी आप वही लिखें जिसका मतलब वो हो जो आपने उस किताब के विस्तृत लेख में पढ़ा है। ठीक, तो पहला तो उद्देश्य गद्यांश देने का ये होता है। दूसरा उद्देश्य होता है कि त्वरित पढ़कर महत्वपूर्ण तथ्य कैसे आप याद रख सकें, क्योंकि आपका समय नहीं होता है फर्स्ट पेपर में। तो यूजीसी का पर्पज ये है कि कैसे आप जल्दी जल्दी पढ़कर गद्यांश को खत्म करें, लेकिन उसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो महत्वपूर्ण बातें उसमें बताई गई हैं, उनको आप याद रख पाएं। क्योंकि रिसर्च के दौरान और टीचिंग के दौरान आपको बहुत रेफरेंस मटेरियल पढ़ना पड़ता है। देखिए, ये समझने की कोशिश करिए कि यूजीसी ये सब क्यों मांग रहा है आपसे, क्योंकि नेट की परीक्षा पास करने के बाद आपको जो काम करना है उसमें इसकी बहुत बहुत अहमियत है। इसीलिए तीसरा जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो ये है कि लेखों के उद्देश्य, जो उसमें उद्देश्य हैं, जो विचारधारा निहित है, जो उसकी सटीक समझ आपको है कि नहीं। जैसे आपने लेख समझ लिया, फिर मैं आपसे पूछूं कि इस लेख का उद्देश्य क्या है या इसमें कौन सी विचारधारा थी, तो फिर आप कहेंगे कि हम तो जल्दी जल्दी में पढ़ गए, पता नहीं। तो रिसर्च के दौरान या पढ़ाने के दौरान जब आप विस्तृत कंटेंट पढ़ते हैं, जब विस्तृत लेखों को पढ़ते हैं, तो उनके उद्देश्यों को, विचारधारा को समझ सकें, क्योंकि तभी आप डिलीवर कर पाएंगे। और लास्ट में कि जो महत्वपूर्ण शब्दावली आती है, देखिए साथियों, जो शब्द हैं उन शब्दों का अर्थ तो ठीक रहता है, एक ही होता है, लेकिन अलग अलग वाक्यों में अगर वो शब्द प्रयोग होते हैं तो उन शब्दों का वाक्यों के आधार पर जो अर्थ है वो बदल जाता है। इसीलिए आपको जो महत्वपूर्ण शब्दावली है उनके अलग अलग वाक्यों में जो प्रयोग होने पर जो अर्थ है, जैसे पूछ लेंगे कि
अगर किसी व्यक्ति ने वो बात कही तो उस बात में वो जो शब्द आ रहा था उसका वहां पर मतलब क्या था। ठीक, तो मैं आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएं कि व्यवहारिक रूप से हम कैसे तैयारी करें। गद्यांश अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो वो क्यों पूछ रहा है, अगर आपको ये क्लियर होगा कि ये सवाल हमसे क्यों पूछा जा रहा है तो आप तैयारी बेहतर तरीके से करेंगे। चलिए समझते हैं कि अब गद्यांश को हल करने के लिए आपको बहुत क्या करना है कि दो तरीके होते हैं। एक होता है P2Q और एक होता है Q2P, पैसेज टू क्वेश्चन, यानी गद्यांश को पढ़ने के बाद प्रश्नों को सॉल्व करना, और दूसरा होता है कि प्रश्नों को पढ़ने के बाद गद्यांश पढ़ें और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करें। आपको किस में कंफर्टेबल है आप उसके साथ जा सकते हैं, लेकिन जो मेरा मानना है वो ये है कि जब आप घर पर तैयारी करें, जब प्रैक्टिस करें, तो आप गद्यांश को पहले पढ़ें और फिर उसके बाद प्रश्नों को पढ़ें। लेकिन गद्यांश को पढ़ते समय आपके पास एक पेन होना चाहिए, और गद्यांश को पढ़ते समय आप क्या करें कि सबसे पहले गद्यांश को सरसरी निगाह से पढ़ लें। ये मैं एग्जाम की बात कर रहा हूं कि जब आप एग्जाम में हैं और आपके पास समय नहीं बचा है, तब आप क्या करेंगे कि तब सबसे पहले आप प्रश्नों को पढ़ लीजिए कि इस गद्यांश से प्रश्न कौन सा पूछ रहा है, और अगर थोड़ा समय है तो सरसरी निगाह मार लीजिए कि कहां कहां क्या क्या आता है। लेकिन जब आप घर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो गद्यांश को जो महत्वपूर्ण बिंदु उनको अंडरलाइन करिए। जैसे क्या महत्वपूर्ण बिंदु है, कई लोग बता देते हैं कि महत्वपूर्ण बिंदु को अंडरलाइन करो, लेकिन है क्या महत्वपूर्ण बिंदु? जैसे किन किन व्यक्तियों के नाम आए हैं और उस नाम के साथ साथ कोई वक्तव्य जुड़ा हुआ है कि नहीं, कोई विचारधारा जुड़ी हुई है कि नहीं, किन स्थानों के नाम आए हैं, उन स्थानों से महत्वपूर्ण बात कौन सी जुड़ी हुई है, किन विचार कौन से हैं, संधियां, योजनाएं, तिथियां, इस तरह की जो मोटी मोटी चीजें उनके आप अंडरलाइन कर लीजिए। ये एग्जाम के दौरान भी अगर आपके पास समय है तो पहले गद्यांश पढ़िए, इन चीजों को अंडरलाइन करिए। अब और उसके बाद प्रश्न पढ़िए, और प्रश्नों में से भी जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, जैसे आप जब सबसे पहले प्रश्न पढ़ेंगे तो प्रश्न में आपको क्या करना है कि प्रश्न के जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, जैसे किसी व्यक्ति का नाम आया हुआ है, उस व्यक्ति के नाम को आप अंडरलाइन कर लीजिए। या गद्यांश को पढ़ते समय जब आप प्रश्न पढ़ने के बाद गद्यांश पढ़ें तो जब वो शब्द आए जो प्रश्न में था तो तुरंत आप प्रश्न को रेफर करिए और फिर उसी समय उस प्रश्न का जवाब लगा दीजिए। आखिर में कि जब जो सवाल उद्देश्य पूछते हैं, भावार्थ पूछते हैं, उनको हमेशा बाद में सॉल्व किया जाता है, क्योंकि आप पूरा गद्यांश पढ़ लीजिए। एक टेक्निकल समस्या आती है, वो टेक्निकल समस्या क्या है? यूजीसी नेट में अब फिजिकल पेपर यानी आपको कागज का पेपर देना बंद कर दिया है, तो आप अंडरलाइन कहां करेंगे? तो उसके लिए आपके लिए है कि देखिए, मैंने ये बोला अंडरलाइन या लिखते रहें। आपके पास एक रफ पेपर वो देते हैं, तो आप गद्यांश पढ़ रहे हैं, चीजों को लिखते जाइए, मोटी मोटी जो चीजें जो आप अंडरलाइन करना चाहते हैं तो उनको लिख लीजिए। या फिर आप सबसे पहले प्रश्न पढ़ रहे हैं तो प्रश्न में जो मोटा मोटा है, 5 प्रश्न है, 5 प्रश्नों मोटी मोटी बात को लिख लीजिए। ठीक, तो 2 रणनीति है। आपके पास समय है तो पहले गद्यांश पढ़ के प्रश्न करिए, समय नहीं है तो सबसे पहले प्रश्न पढ़िए, और प्रश्न पढ़ के आपको अंदाजा आ जाएगा गद्यांश पढ़ते समय कि अरे ये तो प्रश्न में है, तो इसलिए आप उस पर ज्यादा महत्व दे पाएंगे और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। चलिए समझते हैं, एक मैंने ये गद्यांश उठाया है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए, ये गद्यांश उठाया है, इस गद्यांश का जो ये 2017 के पेपर में आया है, जनवरी। देखिए साथियों, मैं जो भी प्रश्न हम लेकर आते हैं हिंदी यूनिवर्सिटी में वो पुराने साल के पेपर के होते हैं, कोई मॉक टेस्ट अलग से नहीं होता, क्योंकि हम पिछले वर्षों के जो पेपर है उनको रेफर करेंगे तो ज्यादा महत्वपूर्ण। अब देखिए, इसमें देखिए 55 से 60 यानी 6 प्रश्न आए हैं। ठीक, अब मैं अगर गद्यांश पढ़ूंगा तो क्या करूंगा? अंतिम महायुद्ध, जिसने आधुनिक विश्व की आधारशिला को लगभग विकंपित कर दिया, भारतीय साहित्य पर स्वल्प प्रभाव ही डाल सका। ठीक, यह हिंसा के विरुद्ध आम रूप से बढ़ावा देने की प्रवृत्ति, पश्चिमी दुनिया की मानवीय विज्ञप्तियों के बारे में मोहभंग की स्थिति को प्रखरता से अभिव्यक्त देने में सिमटा रहा। इसकी मुखर अभिव्यक्ति टैगोर की अंतिम कविताओं एवं उनके अंतिम महाग्रंथ, क्या नाम है, क्राइसिस इन सिविलाइजेशन, के माध्यम से हुई। इस समय भारत का बुद्धिजीवी वर्ग, ठीक,
तो कौन? भारत का बुद्धिजीवी वर्ग एक नैतिक अंतर्द्वंद की दशा से गुजर रहा था। किससे गुजर रहा था? नैतिक अंतर्द्वंद की दशा से गुजर रहा था। एक और जहां संकट की घड़ी में इंग्लैंड के अदम्य साहस के प्रति सहानुभूति व्यक्त किए बगैर नहीं रह सका, जिसमें रूसी लोग निष्ठुर नाजी सैन्य शक्ति से लोहा ले रहे थे, चीन जापानी बूटों तले रौंदा जा रहा था, वहीं दूसरी ओर उनका अपने ही देश अपनी ही धरती की सैन्य शक्तियों के नियंत्रण में था। ठीक, भारतीय सेना सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में दूसरी ओर उनके देशों की मुक्ति का प्रयास कर रही थी। निष्ठाओं के ऐसे द्वंद में किसी भी प्रकार की सृजनात्मक प्रवृत्ति के प्रस्फुटन की कल्पना नहीं की जा सकती। यह सहज ही अनुमानित किया जा सकता है कि 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति से मित्र राष्ट्रों के आविर्भाव का क्रम में महत्वपूर्ण है, तथा जो पड़ोसी देशों जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में पड़ोसी जिनका नाम आया उपनिवेशवाद के अंत के रूप में फलित हुआ, सृजनात्मक ऊर्जा के विस्फोट को गतिमान कर सकता था। निसंदेह ऐसा हुआ, किंतु शीघ्र ही देश के विभाजन की यंत्रणा, नरसंहार तथा लाखों लोगों का अपने ही देश में विस्थापित होने, महात्मा गांधी की शहादत की घटना के साथ कश्मीर पर पाकिस्तानी आक्रमण तथा बाद में बांग्लादेश में उसके अत्याचारों ने क्या किया? मर्मस्पर्शी लेखन को प्रेरित किया। ठीक, इस कारण बंगला, हिंदी, कश्मीरी, पंजाबी, सिंधी, उर्दू में महत्वपूर्ण लेखन सामने आया। किस कारण? इस कारण जो उस समय की घटनाएं हो रही थी। ठीक, किंतु केवल मर्मस्पर्शी अथवा भावपूर्ण लेखन अपने आप में साहित्य की महानता प्रदान नहीं करता। इन आपदाओं के उपरांत भी जो उत्साह और आत्मबल का कोष बना रहा, वो क्या है? वो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा आर्थिक विकास में आत्मसात हुआ। महान साहित्य का अभ्युदय, देखिए, महान साहित्य का अभ्युदय सर्वदा ही खलबलियों की श्रृंखलाओं से प्रस्फुटित हुआ है। जो गद्यांश की आखिरी पंक्तियां होती हैं उनमें आपको अक्सर उद्देश्य या फिर जो भावार्थ है वो मिल जाता है, तो इसलिए आपको महत्वपूर्ण है। आज का भारतीय साहित्य पहले के सापेक्ष अपने परिमाण, विस्तार, विविधता में कहीं अधिक समृद्ध है। अब मैंने देखिए बहुत जगह अंडरलाइन किया हुआ है। अब क्यों? क्योंकि मैंने पहले गद्यांश को पढ़ा है। अब ये जो अंडरलाइन है उससे क्या होगा कि जैसे ही हम क्वेश्चंस पर जाएंगे तो क्वेश्चंस के मुताबिक हम इनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, चलिए अब चलते हैं प्रश्नों पर। अब मान लीजिए कि मैंने गद्यांश को नहीं पढ़ा है, मेरे पास समय नहीं है और मैं प्रश्नों के माध्यम से गद्यांश को सॉल्व करना चाहता हूं, तो फिर कैसे करूंगा? तो देखिए, पहला सवाल है कि अपने अंतिम महाग्रंथ में टैगोर ने किसकी अभिव्यक्ति की है। तो मैं या तो अंडरलाइन कर लूंगा या देख लूंगा कि अंतिम महाग्रंथ किनका है? टैगोर का। ये जहां भी वर्ड आएगा उसमें क्या लिखा हुआ है उसका जवाब मुझे यहां पर देना है। दूसरा, महायुद्ध के समय भारतीय बुद्धिजीवियों की क्या सोच थी, तो ये वर्ड में लिख लूंगा कि महायुद्ध के समय बुद्धिजीवियों की सोच। भारतीय साहित्य में सृजनात्मक ऊर्जा को सन्निहित करने वाले कारक, तो भारतीय साहित्य में सृजनात्मक ऊर्जा, ये जहां पर लाइन आई होगी, ये जहां पर वर्ड आया होगा, उससे मैं इस सवाल का जवाब ले लूंगा। इसी तरह कश्मीर तथा बांग्लादेश की त्रासदी, ये जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है यानी जो शब्द हैं उनको देख लेंगे। जैसे मान लीजिए कि अंतिम महाग्रंथ में ये मैंने अंडरलाइन कर लिया, फिर मैं जा रहा हूँ उसके बाद में जा गया गद्यांश पे। ठीक, तो मैं इस गद्यांश में पढ़ूंगा, पढ़ते मैं जैसे ही यहाँ पर आऊँगा कि टैगोर की अंतिम कविताओं में अंतिम महाग्रंथ क्राइसिस, थोड़ा मैं सीरियस हो जाऊंगा, क्योंकि इस सवाल का जवाब यहीं पे छुपा हुआ है के माध्यम से वही हुई। इसका मतलब है कि पहले कुछ हुआ है। ठीक, अभिव्यक्ति हुई, क्या हुई कि हिंसा के विरुद्ध आम रूप से बढ़ावा देने की प्रवृत्ति तथा पश्चिमी दुनिया की मानवीय विज्ञप्तियों के बारे में मोहभंग की स्थिति, ये दो चीजें। आइए सवाल में देखते हैं कि इनमें से क्या है। तो सवाल में सुभाष चंद्र बोस का समर्थन नहीं है, इंग्लैंड के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की नहीं, पश्चिमी दुनिया की मानवीय व्यक्तियों की पोल खोली, यानी मोहभंग की जगह यहां पर बस उन्होंने पोल खोली लगी। तो ये मेरा सवाल सही हो जाएगा। ठीक, दूसरे सवाल पर जाते हैं कि महायुद्ध के समय भारतीय बुद्धिजीवियों की क्या सोच थी। चलिए उस पर चलते हैं। अब देखिए, मैं ये पढ़ता जाऊंगा। अब जैसे ही यहाँ पर आएगा, देखिए सैन्य शक्ति, ये एकदम सरसरी निगाह से मैं पढ़ता गया,
बुद्धिजीवी वर्ग, ठीक, इस समय भारत का बुद्धिजीवी वर्ग। अब यहीं पर मेरा आंसर छुपा हुआ है, ठीक। क्या छुपा हुआ है कि एक अंतर्द्वंद की दशा से गुजर रहा था, एक और जहां वह संकट की घड़ी में इंग्लैंड के अदम्य साहस के प्रति सहानुभूति व्यक्त किए बगैर नहीं रह सका। देखते हैं ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन ये है कि रूसी लोगों के कष्टों के प्रति उदासीन थे, नहीं। जापानी सैन्य की शक्ति के पक्ष में थे, नहीं। अनिश्चित निष्ठावान से सृजनात्मक बढ़ता, नहीं। उन्होंने इंग्लैंड के दृढ़ साहस के प्रति सहानुभूति जताई, मजबूरी में ही जताई, लेकिन जताई। अब आते हैं, ये बाकी सवाल आप कर लेंगे। एक सवाल मैं यहां पर आता हूं आखिर में, कि मैंने आपको बोला शुरू में कि जब भी सवाल का संदेश या उद्देश्य की बात की जाती है तो हम उसके तरीके दो होते हैं। पहला कि पूरा गद्यांश पढ़ने के बाद ही आप उसका जवाब दीजिए, बीच में उसका जवाब नहीं मिलेगा। और दूसरा कि अक्सर इसका संदेश आखिरी पंक्तियों में दिख जाता है। जैसे कथ्य का क्या संदेश है, ठीक, देखिए यहां लास्ट की 2-3 पंक्तियां पढ़ लीजिए। महान साहित्य का अभ्युदय सर्वदा खलबली की श्रृंखलियों से प्रस्फुटित हुआ है। आज का भारतीय साहित्य पहले के सापेक्ष परिमाण, विस्तार, विविधता में कई अधिक समृद्ध है। अब समझते हैं। आपदाएं अवश्य संभावी होती हैं, नहीं। संक्षोभ श्रृंखलाओं से महान साहित्य का अभ्युदय होता है। देखिए खलबली की श्रृंखलाओं से अभ्युदय, जो महान साहित्य का अभ्युदय होता है वो खलबली, यानी संक्षोभ और खलबली, बस उन्होंने शब्द बदला है, ठीक। अब लास्ट देखिए, पिछले महायुद्ध का भारतीय साहित्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो जैसे ही आप ये आपके दिमाग में रहेगा और जैसे आप गद्यांश पढ़ना शुरू करेंगे कि महायुद्ध जिसने आधुनिक विश्व की आदर्शता को ये कर दिया, भारतीय साहित्य पर स्वल्प प्रभाव भी डाल सका, थोड़ा ही प्रभाव डाला। क्या प्रभाव था, ये हिंसा के विरुद्ध आम आक्रोश को बढ़ाना, आक्रोश शब्द यहाँ पर छूट गया यूजीसी से, बढ़ावा देने की प्रवृत्ति और पश्चिमी दुनिया की मानवीय विज्ञप्तियों के बारे में मोहभंग, 2 ही प्रभाव पड़े थे। तो चलिए समझते हैं कौन सा है। देखिए इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ स्वल्प प्रभाव पड़ा। साहित्य की नींव को हिला दिया, नहीं, उतना भी ज्यादा नहीं पड़ा। इसने हिंसा के विरुद्ध जन आक्रोश को बढ़ा दिया। इसने पश्चिमी दुनिया को प्रबल समर्थन दिया, नहीं, ठीक। तो ये जो मैं कट कर रहा हूं ना, ये है कि जब आप ये एलिमिनेशन राउंड होता है कि कौन सा जवाब नहीं है। नहीं है का मतलब है कि आपके पास कम ऑप्शन रहेंगे, उसमें से बेहतर तरीके से आप चुन पाएंगे। तो ये 2 तरीके होते हैं कि पहले गद्यांश पढ़ने के बाद आप ये सॉल्व कर लें, या इनके जरिए, प्रश्नों के जरिए गद्यांश को देखकर इन सवालों को सॉल्व कर लें। चलिए आखिर में इसको सॉल्व करने के लिए आपको डेली क्या करना, देखिए एक ही दिन में आप चीजें नहीं सीख पाएंगे, तो हर दिन आपको क्या करना है उस पर आ जाते हैं। डेली प्रैक्टिस में आप बाकी चीजों की तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं के साथ ये कर सकते हैं। पहला क्या कर सकते हैं कि हर दिन आप एक विस्तृत लेख पढ़िए, या तो अखबार का कोई लेख हो, या फिर कोई किताब, किसी योजना का कोई लेख हो, किसी व्यक्ति के भाषण का कोई लेख हो, और बोल बोल के पढ़िए अगर हो सकता है तो। अखबारों के संपादकीय ज़्यादा आपको अच्छे से दे पाएंगे, और ये सब जो ना, ये इसमें अखबार के संपादकीय ही होते हैं, ठीक। पढ़ते समय पेन से महत्वपूर्ण शब्दों को अंडरलाइन करते जाइए, ठीक, क्योंकि आपको जैसे आप अंडरलाइन करते हैं ना, तो आपका जो दिमाग है वो थोड़ा सा उस शब्द पर जोर देने लगता है, आपको याद रहने लगता है। उसके बाद क्या करना है, उस लेख को 4 पंक्तियों में संक्षिप्त रूप से लिख दीजिए। लास्ट में जो आपने पढ़ा उसको थोड़ा डाइजेस्ट करिए, 4 पंक्तियों में लिखिए। एग्जैक्ट नहीं लिख पाए कोई दिक्कत नहीं। विस्तृत लेखों को पढ़ के उनके महत्वपूर्ण तथ्य लिखिए। जैसे आपने कोई विस्तृत लेख पढ़ा, उसको बंद कर दीजिए आप, फिर 1, 2, 3, 4 देखिए उसमें क्या, जैसे हमने ये वाला पढ़ा तो इसमें महायुद्ध की बात की गई, साहित्य कार्यों की बात की गई, इस तरह जो तथ्य हैं, जो तिथियां हैं, जिन लोगों के नाम लिए गए वो लिखिए। विस्तृत लेखों को पढ़ने के बाद उसके उद्देश्य, उसमें निहित विचारधारा को सटीक रूप से समझकर लिखें या अपने साथियों से साझा करें। देखिए ये समझने की बहुत आवश्यकता है कि उस जो लेख है ये उसका उद्देश्य क्या है। जैसे ये वाला जो लेख था, इसका उद्देश्य क्या था, आपको अलग अलग घटनाओं को बताकर ये समझाना कि साहित्य कब कब बेहतर रचा गया, जब जब दुनिया में भयंकर आपदाएं आई, जब जब बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, उस समय साहित्य सबसे बेहतर रचा गया, ठीक। तो वो उद्देश्य समझना है, और महत्वपूर्ण शब्दावली और उसके वाक्यों में प्रयोग को, सही अर्थ को आपको समझना है। जैसे मोहभंग वाला था, मोहभंग का मतलब क्या है कि पोल खोल देना, उससे आपका मोहभंग हो गया। और लास्ट में पिछले साल के गद्यांश को जरूर हल करें डेली आप। तो एक बड़ा टेक्स्ट पढ़ें, उस टेक्स्ट को पढ़ के छोड़ न दें,
उस टेक्स्ट को पढ़ के आप उसके बारे में 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन लिखें। उसके बाद पिछले साल के पेपर आप डेली के डेली जरूर सॉल्व करें। जैसे आप 10 दिन 15 दिन जैसे आप सॉल्व करेंगे, 10 दिन 15 दिन अगर आपके पास नहीं है, 5 भी दिन अगर आप 2-2 गद्यांश सॉल्व कर लिए, इन गद्यांशों में आपको पूरे के पूरे अंक यानी 10 अंक एक गद्यांश के मिल जाएंगे। दोनों पेपर में अगर 3 गद्यांश आ गए तो आपके 30 अंक मिल जाएंगे। साथियों, एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। कई बार गद्यांश पेपर के अंत में होता है, और जब भी आप डिजिटल रूप से कंप्यूटर पर एग्जाम दे रहे हैं तो आप कंप्यूटर से पहले करते जब, क्योंकि आपको फिजिकल पेपर नहीं है तो पूरा पेपर एक साथ नहीं देखते हैं, तो लास्ट में जब आ जाता है तो आपके पास समय नहीं बचता है। ऐसा मेरे कई साथियों के साथ हुआ। तो ये समझकर चलिए कि आपके दिमाग में रहे कि एक गद्यांश इस पेपर में है जिसके लिए आपको 10 मिनट कम से कम रखना है। तो अगर लास्ट में है या बीच में है या पहले है, वो कभी भी हो सकता है, लेकिन गद्यांश जरूर होगा। और सेकंड पेपर में भी, जैसे मास कम्युनिकेशन के अभी के सेकंड पेपर में 2 गद्यांश दिए और दोनों गद्यांश लास्ट में दे दिए। तो जो बच्चा शुरुआत के पेपर सॉल्व करते करते समय दे गया, लास्ट में उसने देखा कि मेरे पास 10 मिनट बचे हुए हैं और 10 सवाल हैं, लेकिन वो 10 सवाल 2 गद्यांशों के हैं, तो इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप गद्यांश को लेकर समय सुनिश्चित रखिए कि उतना समय हमारा वहां पर जाना है, और डेली प्रैक्टिस करिए। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि ये जो अंक है ना, ये बहुत ही आसान है और बहुत सटीक और सुनिश्चित है। आप अगर बेहतर तरीके से सॉल्व करेंगे तो आप ये अंक अर्जित कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूजीसी नेट के और दूसरे टॉपिक्स पर छोटी छोटी वीडियोस हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उतने भी छोटे नहीं कि मैं आपको कहूं कि शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक जैसा कुछ होता नहीं है, उससे आप सारे सवाल नहीं हल कर सकते। तो आपको समझने और सीखने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी वीडियोस हमारे चैनल पर हैं, उनको भी आप देखिए इस प्ले लिस्ट में। तो आपको यूजीसी नेट के कुछ अंक जो अलग अलग सेक्शन में होते हैं वो सुनिश्चित तौर पर आप हल कर पाएंगे।